फिरोज़ तुगलक का जो चैप्टर था वो अधूरा रह गया था, इसलिए इस चैप्टर में आज हम फिरोज़ तुगलक की शेष योजनाओं व उसके कार्यों का वर्णन करेंगे। फिरोज़ तुगलक ने शासन के अंदर ढंग से कानून बनाने के लिए एक दंड संहिता बनाई और ये दंड संहिता अधिक माननीय या मानवीय थी, मानवता के कल्याण के लिए थी। फिरोज ने संसगनी नामक एक सिक्का भी चलाया। इसका मूल्य 6 जीतल था। 8 जीतल मूल्य का सिक्का हस्तगनी या चिहल कहलाता था। संसगनी के आधे मूल्य का सिक्का दुगानी कहलाता था। सिक्का चलाने का कार्य सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ने भी इन सिक्कों पर प्रयोग करता रहा। अफीफ के अनुसार फिरोज ने अद्दा एवं बिख नामक तांबे के सिक्के भी चलाए। ये जीतल के क्रमशः आधे व चौथाई होते थे। फिरोज को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। कल्याणकारी तो इसलिए कहा जाता है कि उसने जो कल्याण का काम किया वो केवल मुस्लिम जनता के लिए किया, और निरंकुश इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसने हिंदू जनता की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए हिंदू जनता के लिए वो थोड़ा निरंकुश भी था। उसने युद्ध की तुलना में भौतिक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। मानवता के कल्याण हो या अपनी मुस्लिम प्रजा का कल्याण हो, उसके हित हो, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया। वो अच्छा सैनिक नहीं था, इसलिए उनकी विजयों की कोई उपलब्धि नहीं मिलती है। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय का निर्माण करवाया, जिसके अंदर ये देखा जाता था कि कितने लोगों के पास रोजगार है, किन के पास नहीं, और उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य ये दफ्तर देखता था। फिरोज ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। फिरोजाबाद में फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। इल्तुतमिश के दिल्ली के मदरसे को फिर से उसने शुरू करवाया। होज ए शम्स व होज ए अलय का पुनः निर्माण कार्य भी फिरोज तुगलक के समय हुआ। फिरोज ने शिकार एवं मनोरंजन के लिए कुश्क ए शिकार नामक महल का निर्माण करवाया था, जो वह स्वयं उपयोग लेता था। बर्नी व सिमसे सिराज अफीफ दोनों ने तारीख़ फिरोज शाही नामक 2 पुस्तकें लिखी, जो इसके समय लिख करके सुल्तान को उन्होंने समर्पित की थी, इसलिए इन दोनों पुस्तकों का नाम तारीख़ फिरोज शाही पड़ा। बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही में 1351 से 1356 ईस्वी तक फिरोज का केवल 6 वर्षों का वर्णन है, बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन है, और वह भी पूर्वाग्रह युक्त है। पूर्वाग्रह युक्त इसलिए है क्योंकि वह इस्लाम का प्रचारक था। फिरोज तुगलक इस्लाम के कल्याण की बात करता था, इसलिए उसने बड़ी बढ़ा चढ़ा कर की बातें लिखी इसमें। बर्नी ने फिरोज को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा। यद्यपि फिरोज ने बर्नी को जेल में भी डाल दिया था। यद्यपि बाद में बर्नी से फिरोज तुगलक का मनमुटाव हो गया था, इसलिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसको आदर्श सुल्तान कहा है किसने? बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में। बर्नी ने फतवा ए जहांदारी भी लिखी, ये दूसरी पुस्तक है उसकी। उसके अंदर भी कुछ समय का फिरोज तुगलक के शासनकाल का वर्णन है। फिरोज ने बंगाल को जीतने के लिए 1353 से 1359 में 2 बार प्रयास किए। समकालीन बंगाल शासक क्रमशः हाजी इलियास व सिकंदर खान थे। बंगाल से लौटते समय 1359 में फिरोज ने उड़ीसा में जाजनगर पर हमला कर गजपति शासक से अधीनता स्वीकार करवाई। यहाँ के शासक थे जो लंबे समय तक शासन कर रहे थे। यहाँ पर उसने थोड़ी सी सफलता प्राप्त की और उस शासक को अधीनता भी स्वीकार करवाई। नगरकोट के विरुद्ध अभियान फिरोज का सबसे सफल सैनिक अभियान था। केवल उसने नगरकोट को जीतने में सफलता प्राप्त की थी,
इसमें ही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। फिरोज का अंतिम सैन्य अभियान सिंध के खिलाफ 1362 से 63 ईस्वी में था। अफीफ के अनुसार सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैन्य अभियान था। सिंध व गुजरात के विरुद्ध अभियान फिरोज का सबसे लंबा अभियान भी था। फिरोज शाह के सिंध पर प्रथम अभियान के समय यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी, देख शेख पर था सूफी इब्राहिम शाह आलम, ये देख शेख पर था का कमाल, एक तुगलक तो मर गया दूसरे को जरा संभाल। जो किरकिरी उसकी उस विजय अभियान में हुई थी, एक शासक से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि इस तरह का अभियान होता है। अव्यवस्थित भागा भागा फिरा उसने तो वहाँ पर कोई विजय प्राप्त की, इसलिए ये कहावत वहाँ पर प्रचलित हुई। फिरोज ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम फतूहात ए फिरोज शाही के नाम से पड़ा। अफीफ फिरोज शाह के लाभदायक राजस्व सुधारों के परिणामों का उल्लेख करते हुए लिखता है कि इससे लोगों की समृद्धि बढ़ी व कृषक वर्ग को की कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसके पास आभूषण न हो। लेकिन ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण है, इसमें सत्यता कम है। बर्नी कहता है कि जितना लाभ उसे इतिहास संबंधी विज्ञान से प्राप्त हुआ, उतना ज्ञान किसी अन्य स्वरूप या प्रायोगिक क्रिया से नहीं हुआ। इतिहास संबंधी ज्ञान से बर्नी कहता है, हम पहले भी कहते हैं कि बर्नी ने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें इसके अंदर लिखी हैं। ये कहता है कि जितना इस समय ज्ञान विज्ञान इतिहास आदि का काम हुआ, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। फिरोज तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू किया ताकि अच्छे कारीगर बन सके। ये एक उसकी अच्छी सोच थी। फिरोज तुगलक के शासनकाल में जिस एकमात्र उमरा ने विद्रोह किया, उसका नाम मलिक शमसुद्दीन दमगानी था। बाकी इसके समय शांति रही, विद्रोह नहीं हुए। फिरोज तुगलक ने दर्शन व नक्षत्र विज्ञान के एक संस्कृत ग्रंथ का अपने राजकवि अजीजुद्दीन खालिद गिरवानी द्वारा दलियाले फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। इस संस्कृत ग्रंथ को फिरोज 1361 में नगरकोट की विजय के दौरान ज्वालामुखी मंदिर से लाया था और उसका फिर बाद में उसने अनुवाद करवाया, जो पूर्णतः नक्षत्र शास्त्र पर था। फिरोज तुगलक 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया था, एक अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान से और दूसरा मेरठ से। ये दिल्ली के अंदर थे और अशोक के द्वारा बनाए हुए थे मोरे। इसको यहाँ पर ला करके इसने लगवाने का कार्य किया था। रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। सिकंदर लोदी व औरंगजेब दोनों को ही धर्मांध शासक कहा जाता है। हम चर्चा कर चुके हैं कि फिरोज भी हिंदू माँ का बेटा था और सिकंदर लोदी भी हिंदू माँ का बेटा था। दोनों ने ही जीवन भर ये प्रयास किया कि वो हिंदू धर्म के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं है, वो एक सच्चे मुसलमान हैं और कट्टर मुसलमान हैं। इसी में वो लगे रहे और इसी परंपरा पर फिर आगे औरंगजेब चला। तो कहते हैं कि ये दोनों जो शासक थे वो फिरोज तुगलक की परंपरा पर ही आगे बढ़े थे। फिरोज तुगलक अपने समय का धर्मांध शासक था, ऐसा इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार कहते हैं। फिरोज के बाद उसका पुत्र तुगलक शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसके समय ही तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय ही एक कार्यालय वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई थी, जो सुल्तान के समस्त कार्य देखता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद के साम्राज्य के बारे में लोग कहते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। पालम दिल्ली के पास एक गांव है जहां पर आज इंटरनेशनल
अपने एयरपोर्ट बना हुआ है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली से चलकर, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के आसपास के जो गांव थे वहीं तक सुल्तान का साम्राज्य चलता था। इतना साम्राज्य सिकुड़ गया था। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज की अयोग्य उत्तराधिकारी थी। तुगलक काल वजीर पद सवर्ण काल था, वजीर के पद का सवर्ण काल था, क्योंकि मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक को छोड़कर बाकी जो सुल्तान थे उसके समय संपूर्ण कार्य वजीर ने किया था। वजीर का ही हुक्म चलता था। ये बात सही भी है। फिरोज तुगलक का जो वजीर था वो योग्य था। उसने बाद में भी जो वजीर थे वो योग्य थे, इसलिए जब तक वजीर योग्य थे इनका शासन चलता रहा। और फिर बाद में जो अयोग्य सुल्तान बने उसके समय इस साम्राज्य का पतन हो गया। फिरोज के काल में वजीर पद चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा जहां था। फिरोज का वजीर मलिक मकबूल था, जिन्हें खान ए जहां की उपाधि दी गई थी। वह तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जिसने इस्लाम कबूल किया था। गयासुद्दीन तुगलक परामर्श के लिए भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा महजब व निजामुल मुल्क जुनैदी को आमंत्रित कर उनसे सलाह लेता था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तान वजीर के महत्व को समझते थे, अपने पुराने वजीरों से सलाह लेते थे। फिरोज तुगलक ने हौज खास में अपने प्रधान मंत्री खान ए जहां तेलगानी का मकबरा बनाया। तेलगानी के मकबरे की विशेषता है कि दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजाकार मकबरा है। फिरोज ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ पुत्र व उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया। फतेह खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश के 2 सुल्तान शासन कर रहे थे, दिल्ली से नासिरुद्दीन महमूद व फिरोजाबाद से नुसरत शाह। लेकिन ये आक्रमण इतना भयंकर था कि उसने तुगलक साम्राज्य की नींव हिला करके रख दी और तुगलक साम्राज्य का पतन हो गया। अब तुगलक साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन था, तो इसके लिए हम 2 चीज़ें मानते हैं। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत के अंदर अपना साम्राज्य का जो विस्तार किया था और उसके बाद जितने विद्रोह हुए थे उस विद्रोह ने साम्राज्य की नींव हिला करके रख दी थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ने शासन को तो संभाला, लेकिन अनेक ऐसी नीतियां उसने लागू की। वो नीतियां जैसे जागीरों का वंशानुगत करना, एक सैनिक की मृत्यु के बाद या एक सैनिक के स्थान पर उसी के वारिस को सेना में भर्ती करना, सेना में भ्रष्टाचार, इस तरह की ये चीज़ें थी जिसकी वजह से उनका साम्राज्य पतन की ओर आया। रही सही बात, उनके उत्तराधिकारियों ने पूरी कर दी। फिरोज तुगलक के बाद उसका वारिस कोई भी जो भी सुल्तान बना वह योग्य नहीं था और फिरोज तुगलक के बाद यह राज्य कुछ ही वर्षों के अंदर समाप्त हो गया। धन्यवाद।